आज हम इतिहास के एक ऐसे मोड़ पर बात करने वाले हैं जहां दुनिया के कह सकते हैं दो अलग अलग कोने टकराए थे। 326 ईसा पूर्व में सिकंदर और राजा पोरस की वो मशहूर लड़ाई। जी, और ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, ये दो अलग अलग दुनियाओं का, दो बिल्कुल अलग सैन्य दर्शनों का टकराव था, वो भी उफनती हुई झेलम नदी के कीचड़ भरे किनारे पर। और हमारे पास जो सोर्सेज हैं वो भी कहानी को बहुत पेचीदा बना देते हैं। एक तरफ तो ग्रीक इतिहासकारों का पूरा ब्यौरा है और दूसरी तरफ भारतीय रिकॉर्ड में एक अजीब सी खामोशी है। बिल्कुल। तो आज हमारा मकसद सिर्फ ये जानना नहीं है कि क्या हुआ, बल्कि ये भी समझना है कि एक ही कहानी के इतने अलग अलग वर्जन क्यों मौजूद हैं। चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। हाँ, तो शुरुआत करते हैं उस समय के हालात से। सिकंदर, वो फारस के विशाल साम्राज्य को रौंदता हुआ भारत की दहलीज पर आ खड़ा हुआ था। और भारत उस समय कोई एक देश तो था नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं, कई छोटे छोटे राज्यों का एक समूह था। हाँ। और सिकंदर के रास्ते में झेलम और चिनाब के बीच पौरव राज्य के राजा पोरस खड़े थे। और सिर्फ पोरस ही नहीं, मॉनसून भी उसके रास्ते में था। नदी में बाढ़ आई हुई थी, जमीन कीचड़ से भरी थी। किसी भी हमलावर सेना के लिए ये एक बुरे सपने जैसा था। बिल्कुल। तो चलिए मैदान में उतरी इन दो सेनाओं को थोड़ा और करीब से देखते हैं। सिकंदर के पास क्या था? देखिए, सिकंदर की जो सेना थी वो उस जमाने की सबसे आधुनिक और कह सकते हैं एक प्रोफेशनल सैन्य मशीन थी। उसका दिल था मेसिडियन फैलेंक्स। हाँ। ये पैदल सैनिक थे जी। जो सारिसा नाम के करीब करीब 18 से 20 फीट लंबे भालों से लैस थे। 1 मिनट, 18 फीट? जी हाँ, 18 फीट। ये तो आज की 2 मंजिला इमारत जितना ऊंचा हो गया। जब ये सैनिक एक साथ खड़े होते होंगे तो ये तो भालों की एक चलती फिरती दीवार लगती होगी। नामुमकिन था। लेकिन सिकंदर की असली ताकत उसकी संयुक्त शस्त्र रणनीति थी। फैलेंक्स के साथ ही कंपेनियन कैवलरी, जो उस दौर की सबसे खतरनाक घुड़सवार सेना मानी जाती थी। और एक तुरुप का इक्का भी था, सीथियन घुड़सवार तीरंदाज। ये घोड़े पर सरपट दौड़ते हुए दुश्मन पर तीर बरसा सकते थे। यानी उनके पास हर स्थिति के लिए एक अलग टूल था। एक धीमी लेकिन मजबूत दीवार, एक तेज तर्रार हथौड़ा और दूर से हमला करने वाले तीरंदाज। ये सिर्फ ताकत नहीं, बल्कि बहुत ज्यादा लचीली सेना थी। सही बात है। और वो नदियां पार करने में माहिर थे। झेलम उनके लिए पहली बड़ी नदी नहीं थी। अच्छा, तो ये तो हुई सिकंदर की बात। अब पोरस की तरफ आते हैं। उनकी सेना कैसी थी? पोरस की सेना पारंपरिक भारतीय चतुरंगिनी सेना थी, जिसके 4 अंग थे: पैदल सैनिक, घुड़सवार, रथ और सबसे अहम युद्ध हाथी। हाँ, हाथियों की बात करते हैं। ये सिकंदर और उसकी सेना के लिए एक बिल्कुल नई चीज थी। ये उस जमाने के टैंक की तरह रहे होंगे। आप उन्हें टैंक कह सकते हैं, लेकिन ये एक तरह से चलते फिरते किले ज्यादा थे। करीब 200 हाथी, जिन पर कवच लगा होता था। 200? हाँ, उनकी पीठ पर एक हौदा होता था जिसमें 3 सैनिक, 2 धनुर्धर और 1 भाला फेंकने वाला बैठते थे। और इन सब का नेतृत्व खुद राजा पोरस कर रहे थे, जो अपने सबसे बड़े हाथी पर सवार थे। वाह, तो ये एक ऐसी शक्ति थी जो दुश्मन को सिर्फ शारीरिक रूप से ही नहीं, बल्कि मानसिक रूप से भी तोड़ने के लिए डिजाइन की गई थी। बिल्कुल, मनोवैज्ञानिक भय। तो एक तरफ पेशेवर अनुशासन और रणनीति और दूसरी तरफ रॉ पावर। लेकिन पोरस की सेना की एक कमजोरी मौसम और जमीन भी तो थी। बहुत बड़ी कमजोरी। बारिश की वजह से जमीन कीचड़ भरी और फिसलन वाली थी। ये रथों के लिए विनाशकारी था, जिनके पहिए कीचड़ में धंस जाते थे। और भारतीय धनुर्धरों को अपने लंबे धनुष चलाने के लिए उसे जमीन पर टिकाना पड़ता था, जो गीली जमीन पर नामुमकिन था। तो लड़ाई शुरू होने से पहले ही पोरस की सेना के 2 महत्वपूर्ण अंग लगभग बेकार हो चुके थे। ठीक है, तो मंच तैयार है। एक तरफ सिकंदर नदी के पार इंतजार कर रहा है और दूसरी तरफ पोरस हर घाट पर नजर रखे हुए हैं। अब सवाल यह है कि सिकंदर ने ये उफनती हुई नदी पार कैसे की? यहीं पर सिकंदर की सैन्य प्रतिभा दिखती है। उसने ब्रूट फोर्स का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि धोखे और मनोविज्ञान का सहारा लिया। उसने लगभग 2 महीने तक इंतजार किया और एक मनोवैज्ञानिक खेल खेला। 2 महीने? ये तो बहुत लंबा समय है। क्या करता है वो रोज रात में अपनी सेना की छोटी छोटी टुकड़ियों को नदी के किनारे ऊपर नीचे भेजता था। मशालें जलाई जाती, युद्ध के नारे लगाए जाते। अच्छा। शुरू में पोरस के सैनिक हर बार हमले के लिए तैयार हो जाते, लेकिन जब रोज यही होने लगा तो वो थक गए और इन झूठे अलार्म के आदी हो गए। उनकी चौकसी कम हो गई।
ये तो कमाल की चालाकी है। मतलब 2 महीने तक वो बस उन्हें झूठे अलार्म से थकाते रहे, जब तक कि पोरस के सैनिक ये ना सोचने लगे कि अरे ये तो रोज का काम है। सबसे अच्छी टुकड़ी लगभग 11,000 सैनिक लेकर मुख्य कैंप से करीब 27 किलोमीटर दूर नदी के ऊपर की ओर निकल गया। और पोरस को धोखा देने के लिए उसने मुख्य कैंप में क्या किया? उसे खाली तो नहीं छोड़ सकता था। उसने वहां कुछ सैनिक छोड़े और कई सेवकों को सैनिकों की वर्दी पहनाकर अलाव के चारों ओर बिठा दिया। उसने सिकंदर जैसे दिखने वाले एक जनरल को अपने तंबू में बिठाया ताकि दूर से लगे कि सब कुछ सामान्य है। वाह। और नदी के दूसरी तरफ एक जंगली द्वीप की आड़ में उसने उस तूफानी रात में नदी पार कर ली। तो पोरस सुबह उठा और उसे पता चला कि दुश्मन का एक हिस्सा नदी पार कर चुका है। उनका पहला रिएक्शन क्या था? वो पूरी तरह से धोखे में आ गया। उसे लगा कि ये बस एक छोटी सी टोही टुकड़ी है जो भटक गई है। उसने अपने बेटे को लगभग 2000 घुड़सवारों और कुछ रथों के साथ भेजा, ये सोचकर कि वो उन्हें आसानी से वापस खदेड़ देगा। हाँ, और ये एक विनाशकारी गलती साबित हुई। कीचड़ में रथ फंस गए और इससे पहले कि पोरस के सैनिक कुछ समझ पाते, सिकंदर के घुड़सवार तीरंदाजों ने उन पर तीरों की बौछार कर दी। और इसी छोटी सी मुठभेड़ में पोरस का बेटा मारा गया। ये पोरस के लिए एक बहुत बड़ा व्यक्तिगत और सैन्य झटका था। ठीक है, तो पोरस के बेटे की टुकड़ी हार गई और ये उनके लिए जाहिर है एक बहुत बड़ा झटका रहा होगा। इसके जवाब में उन्होंने क्या किया? क्या वो अपनी पूरी सेना लेके सीधे भिड़ गए? जब उन्हें अपने बेटे की मौत की खबर मिली तो वो गुस्से और दुख में अपनी मुख्य सेना के साथ आगे बढ़े और यहीं पर मुख्य लड़ाई शुरू हुई। सिकंदर ने तुरंत अपनी घुड़सवार सेना के साथ पोरस की सेना के बाएं हिस्से पर हमला किया। सिर्फ एक तरफ से? हाँ, और ये एक चाल थी। इस हमले को रोकने के लिए पोरस ने अपनी दाहिनी तरफ की घुड़सवार सेना को घूमकर बाईं ओर मदद के लिए भेजा। और सिकंदर इसी का इंतजार कर रहा था। ही घात लगाकर छिपा हुआ था। अपनी घुड़सवार सेना के साथ पीछे से घूमकर आया और उस खाली हिस्से पर हमला कर दिया। अरे वाह! तो मतलब पोरस की घुड़सवार सेना आगे और पीछे दोनों तरफ से घिर गई, एक सैंडविच की तरह फंस गई। ये एक क्लासिक हथौड़ा और निहाई रणनीति थी। इस बीच उन विशाल हाथियों का क्या हुआ? वो तो अब भी पोरस की सबसे बड़ी ताकत थे। शुरुआत में उन्होंने कहर बरपा दिया। ग्रीक इतिहासकारों के अनुसार हाथियों ने मैसेडोनियन फैलिंग्स की लाइनों को तोड़ दिया। वे सैनिकों को अपनी सूंड से उठाकर पटक रहे थे और पैरों तले कुचल रहे थे। एक पल के लिए ऐसा लगा कि शायद पोरस की सेना जीत जाएगी। एक मिनट, अगर ये हाथी इतने खतरनाक थे तो मैसिडोनियन सेना पूरी तरह से बिखर क्यों नहीं गई? उनके पास इन टैंक्स का क्या जवाब था? क्या उन्होंने पहले कभी हाथियों का सामना किया था? सीधे तौर पे नहीं, लेकिन वे तैयार होकर आए थे। सिकंदर को फारस में ही हाथियों के बारे में पता चल गया था और उसने अपनी सेना को उनसे निपटने की खास ट्रेनिंग दी थी। अच्छा, कैसी ट्रेनिंग? उनके हल्के फुल्के सैनिकों ने हाथियों के महावतों और उनकी आंखों को निशाना बनाकर भाले फेंके। कुछ सैनिकों ने कुल्हाड़ियों से उनकी सूंड और पैरों पर हमला किया। तो उन्होंने हाथियों को नहीं बल्कि उन्हें चलाने वालों को निशाना बनाया, बहुत चालाकी से। हाँ, और इसका नतीजा भयानक था। घायल और दर्द से बौखलाए हुए हाथी बेकाबू हो गए। अपने महावतों के मारे जाने के बाद वे घबराकर पीछे मुड़े और अपनी ही पैदल सेना को कुचलना शुरू कर दिया। ओह, तो पोरस का सबसे बड़ा हथियार ही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गया। एक 2 धारी तलवार साबित हुआ। आप सोचिए, आपके अपने ही टैंक पागल होकर आपकी सेना को कुचल रहे हों। उस कीचड़ और शोर में वो एक भयानक मंजर रहा होगा। बिल्कुल, जो हाथी मैसिडियन सेना के लिए एक अभेद्य दीवार थे, वही अब पोरस की सेना के लिए मौत का सामान बन गए। और इसके बाद पोरस की सेना में भगदड़ मच गई और लड़ाई का नतीजा तय हो गया। ठीक है, तो पारंपरिक कहानी जो ग्रीक स्रोतों पर आधारित है वो यहीं खत्म होती है। सिकंदर की एक शानदार जीत हुई। पोरस, जो कहते हैं 9 घाव लगने के बाद भी लड़ता रहा, उसे बंदी बना लिया गया। और फिर उनके बीच वो मशहूर बातचीत हुई। सिकंदर ने पूछा, तुम्हारे साथ कैसा सलूक किया जाए? और पोरस ने जवाब दिया, जैसा एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। और कहानी कहती है कि सिकंदर इस जवाब से इतना प्रभावित हुआ कि उसने न सिर्फ पोरस को उसका राज्य लौटाया बल्कि उसे और भी जमीन दे दी। और यहीं पर कहानी उलझ जाती है। एक विजेता जो हारे हुए राजाओं को बेरहमी से मारने के लिए जाना जाता था, वो अपने सबसे मुश्किल दुश्मन पर इतनी मेहरबानी क्यों करेगा? ये सिकंदर के चरित्र से मतलब बिल्कुल मेल नहीं खाता। आप बिल्कुल सही जगह पे सवाल उठा रहे हैं। यहीं से असली बहस शुरू होती है। बहुत से लोग, जिनमें कुछ सैन्य इतिहासकार भी शामिल हैं, इस घटना को अलग तरह से देखते हैं। एक दिलचस्प जिक्र रूसी मार्शल जॉर्जी ज़ुकोव का आता है। ज़ुकोव, द्वितीय विश्व युद्ध वाले? जी हाँ, वही।
1957 में भारत दौरे पर उन्होंने भारतीय सैन्य अकादमी में एक भाषण दिया था। उनका तर्क था कि सिकंदर का पोरस को उसका राज्य लौटाना उसकी उदारता का नहीं बल्कि उसकी मजबूरी का सबूत था। अच्छा। ज़ुकोव का मानना था कि सिकंदर को इतनी भारी क्षति उठानी पड़ी थी कि वो और आगे नहीं बढ़ सकता था। उसे अपनी और अपनी बची खुची सेना की सुरक्षित वापसी के लिए पोरस से एक तरह की शांति संधि करनी पड़ी, जिसे ग्रीक इतिहासकारों ने बाद में उदारता का नाम दे दिया। बिल्कुल। ये तो कहानी को पूरी तरह से पलट देता है। और ये बात इस तथ्य से भी जुड़ती है कि इस लड़ाई के तुरंत बाद सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी पर विद्रोह कर दिया और आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। हाँ, उनके विद्रोह का एक बड़ा कारण ये भी था कि उन्होंने पोरस की सेना की ताकत देख ली थी। उन्हें पता चला था कि पूर्व में मगध का विशाल नंद साम्राज्य है, जिसकी सेना सिकंदर की सेना से 5 गुना बड़ी थी। और उनके पास 200 नहीं बल्कि 6000 युद्ध हाथी थे। सोचिए, पोरस के 200 हाथियों ने जो हाल किया था, उसके बाद 6000 हाथियों का सामना करने का ख्याल ही उनके लिए कितना भयानक रहा होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि अगर ये लड़ाई इतनी बड़ी थी, चाहे कोई भी जीता हो, तो भारतीय रिकॉर्ड में इसका कोई जिक्र क्यों नहीं है? ये इतनी बड़ी खामोशी क्यों? ये इस पहेली का सबसे पेचीदा हिस्सा है। एक तर्क ये है कि उस समय भारत में यूनानियों की तरह राजनीतिक या सैन्य इतिहास लिखने की परंपरा नहीं थी। यहाँ के ग्रंथ ज्यादातर धार्मिक, दार्शनिक या साहित्यिक होते थे। एक और तर्क जो मैंने सुना है वो ये है कि शायद भारतीय दृष्टिकोण से ये घटना उतनी महत्वपूर्ण थी ही नहीं। सिकंदर कभी भारत के मुख्य भूभाग यानी गंगा के मैदानों तक पहुंचा ही नहीं। सही बात है, पोरस एक सीमावर्ती राज्य का राजा था, तो हो सकता है कि मगध जैसे बड़े साम्राज्यों के लिए ये सीमा पर हुई एक छोटी मोटी झड़प से ज्यादा कुछ ना हो। लेकिन पोरस की जीत वाली कहानी के खिलाफ भी उतने ही मजबूत तर्क मौजूद हैं। अगर पोरस सच में जीता था, तो लड़ाई के बाद पंजाब में यूडेमस जैसे ग्रीक गवर्नर और प्रशासक क्यों नियुक्त किए गए? ये एक बहुत अहम मुद्दा है। एक जीता हुआ राजा अपनी जमीन पर दुश्मन के गवर्नर को क्यों रहने देगा? और बात यहीं खत्म नहीं होती। कुछ साल बाद, सिकंदर की मौत के बाद, इसी यूडेमस ने धोखे से पोरस की हत्या कर दी और उसकी सेना और हाथियों पर कब्जा कर लिया। अच्छा। हाँ, और ये घटना भी ग्रीक इतिहासकारों ने ही दर्ज की है। अगर पोरस एक शक्तिशाली विजेता राजा होता, तो एक बचा खुचा ग्रीक जनरल उसकी हत्या कैसे कर पाता? ये तभी संभव लगता है जब वहाँ पहले से ही ग्रीक नियंत्रण स्थापित हो चुका हो। तो हमारे पास सबूतों के 2 सेट हैं जो एक दूसरे का खंडन करते हैं। एक तरफ सिकंदर का अजीब व्यवहार और सेना का विद्रोह है जो उसकी कमजोर स्थिति की ओर इशारा करता है, और दूसरी तरफ लड़ाई के बाद ग्रीक गवर्नरों की मौजूदगी है जो उसकी जीत की ओर इशारा करती है। ये सच में एक ऐतिहासिक रहस्य है। तो ज्यादातर इतिहासकार आज क्या मानते हैं? देखिए, मुख्य धारा के ज्यादातर इतिहासकार आज भी उपलब्ध सबूतों के आधार पर ये मानते हैं कि तकनीकी रूप से लड़ाई सिकंदर ने ही जीती थी, लेकिन ये एक पायरिक विक्ट्री थी। पायरिक विक्ट्री मतलब एक ऐसी जीत जिसमें नुकसान इतना ज्यादा हुआ कि वो हार के बराबर थी। बिल्कुल। इस लड़ाई ने सिकंदर की सेना की कमर तोड़ दी और भारत में उसके अभियान का अंत कर दिया। तो इस लड़ाई की विरासत क्या रही? इसका दूर तक क्या असर हुआ? इसका सबसे ठोस और खूबसूरत असर कला पर देखने को मिलता है। इस संपर्क के कारण ग्रीको बौद्ध कला का जन्म हुआ, खासतौर पर गांधार क्षेत्रों में। अच्छा। पहली बार बुद्ध को यूनानी यथार्थवाद के साथ इंसानी रूप में दिखाया गया, लहराते बालों, यूनानी वस्त्रों और चेहरे पर मानवीय भावों के साथ। इससे पहले बुद्ध को सिर्फ प्रतीकों के रूप में दिखाया जाता था। वाह, यानी पंजाब में हुई एक हिंसक लड़ाई ने कला की एक पूरी नई शैली को जन्म दिया, जिसने सदियों तक ये तय किया कि करोड़ों लोग बुद्ध को किस रूप में देखेंगे। ये फैसिनेटिंग है। और इसकी एक सैन्य विरासत भी हो सकती है। एक बहुत ही दिलचस्प थियोरी है कि चंद्रगुप्त मौर्य के सलाहकार चाणक्य ने हाइडेस्पिस की लड़ाई से बहुत कुछ सीखा। तो क्या हम ये कह रहे हैं कि इस एक लड़ाई ने जो भारत की सीमा पर लड़ी गई, आने वाले सबसे बड़े भारतीय साम्राज्य मौर्य साम्राज्य की सैन्य नींव को प्रभावित किया? ये तो बहुत बड़ा दावा है। ये एक सिद्धांत है, लेकिन तर्क मजबूत है। चाणक्य ने शायद ये समझा कि युद्ध जीतने के लिए सिर्फ राजा की वीरता ही काफी नहीं होती। आपको एक प्रोफेशनल, स्थायी और अच्छी तरह से प्रशिक्षित सेना की जरूरत होती है, जैसी सिकंदर की थी। हाँ, उन्होंने रथों की कम होती उपयोगिता
और हाथियों के अविश्वसनीय स्वभाव को भी देखा होगा। इसके बाद जो मौर्य सेना बनी वो पारंपरिक चतुरंगिनी सेना से बहुत अलग, एक ज्यादा पेशेवर और केंद्रीकृत सैन्य शक्ति थी। तो भले ही अर्थशास्त्र में इसका सीधा जिक्र ना हो, लेकिन इस लड़ाई की छाप मौर्यों की सैन्य सोच पे पड़ी हो सकती है। बहुत संभव है। इसने शायद भारतीय सैन्य सोच में एक नए अध्याय की शुरुआत की। तो आज हमने सेनाओं के टकराव, शानदार धोखेबाजी और इस गहरे विवाद को देखा कि झेलम के किनारे असल में जीता कौन। ये एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे इतिहास तथ्यों का एक सीधा साधा ब्यौरा नहीं होता, बल्कि व्याख्याओं का एक युद्ध क्षेत्र होता है। बिल्कुल। और ये प्राचीन इतिहास को समझने की चुनौती को भी दिखाता है, खासकर जब एक पक्ष के स्रोत पूरी तरह से खामोश हो। 326 ईसा पूर्व की वो लड़ाई तो शायद एक ही दिन में खत्म हो गई थी, लेकिन उसकी कहानी और उसकी यादों की लड़ाई आज भी लड़ी जा रही है। और जाते जाते एक सवाल, सारे स्रोत इस बात पर सहमत हैं कि पोरस ने सिकंदर को उसके करियर की सबसे मुश्किल लड़ाई दी। भले ही सिकंदर जीता, पर इसकी कीमत इतनी भारी थी कि दुनिया जीतने का उसका सपना भारत की सीमा पर ही टूट गया। तो ये सोचने वाली बात है, क्या होता अगर सिकंदर की सेना विद्रोह न करती? क्या होता अगर वो अपनी थकी हुई लेकिन अनुभवी सेना के साथ वाकई गंगा के मैदानों में नंद साम्राज्य की विशाल सेना से टकराता? दुनिया का नक्शा आज शायद बिल्कुल अलग होता। अगर आप चाहते हो सस्ते प्रोडक्ट्स, बड़ी सेविंग और एक्स्ट्रा इनकम, तो वीडियो के बाद हमारे ग्रुप को जरूर ज्वाइन करो। डेली डील्स, होलसेल रेट और ट्रस्टेड प्रोडक्ट्स सिर्फ एक जगह, लिंक डिस्क्रिप्शन में है।